अकल्पनीय हो गया। महान मीनार गिर गई। इन युद्धों में योद्धा और देवता मारे गए। अरबों खरबों जिंदगियां खो गईं। कुछ ही देवता और एक योद्धा ही जीवित बचे। और क्रुंग चिल्लाता है, कहता है कि उसमें अभी भी लड़ने की ताकत है। हरक्यूलिस कहता है कि बाहरी देवताओं को हराना असंभव है। चार्ल्स ब्रैबो अपने अंतिम युद्ध से अकेले ही वापस आता है, देवताओं के बीच एकमात्र मानव। बहुत उदास होकर वह कहता है कि कोई तरीका नहीं, बाहरी देवताओं को हराया नहीं जा सकता, और सबको चौंकाता है ये कहते हुए कि उसके साथ गए बाकी देवता मारे गए, सिर्फ वही बचा है। इसी समय देवता क्रोनोस प्रकट होता है और कहता है कि अभी भी एक उम्मीद बाकी है। वह कहता है कि वह अपनी आत्मा को जला देगा ताकि आखिरी मौका मिल सके, और क्रोनोस, ओडिन और मिमिर के जीवन का उपयोग करके चार्ली टॉवर की आखिरी उम्मीद को सक्रिय करता है, और इसके साथ ही वह समय में वापस लौट जाता है, क्योंकि अब हमारे पास आखिरी मौका है। वापस लौटने के बाद चार्ल्स खुद को देखता रहता है और महसूस करता है कि उसमें कुछ अलग है। वह महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर बहुत हल्का है, बेहद हल्का, और यह भी देखता है कि उसकी सारी जादुई शक्तियां चली गई हैं। उसे लगा था कि क्रोनोस की जादू उसे पूरे अपने सामर्थ्य के साथ समय में वापस ले जाएगी, लेकिन क्रोनोस ने केवल समय को पीछे किया, और चार्ली सोचता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, उसे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। और इस तरह नायक जानता है कि सबसे पहले उसे समय स्थान में अपनी स्थिति का पता लगाना होगा, ताकि वह जान सके कि वह किस समय में लौटा है। और उसी पल उसे जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसका चेहरा सूज जाता है। नायक को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह गिरता नहीं बल्कि खड़ा रहता है, और उसके सामने खड़ा बदमाश कहता है, तो कैसा लगा, मजा आया? और चार्ली उस सुनहरे बालों वाले आदमी को अपने सामने देखकर सोचता है, आखिर ये आदमी है कौन? मुझे तो इसकी याद भी नहीं है। गहराई से ध्यान देने पर चार्ली देखता है कि वह आदमी एक यूनिवर्सिटी की जैकेट पहने हुए है, और तभी उसे याद आता है कि वह भी यूनिवर्सिटी में ही था जब सब कुछ शुरू हुआ था। और वह सुनहरे बालों वाला लड़का उससे कहता है कि ध्यान दो, क्योंकि वह सामने खड़े इंसान की मौजूदगी में भी ध्यान भटका रहा है, और फिर से प्रोटागोनिस्ट पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी किस्मत अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि प्रोटागोनिस्ट इतनी आसानी से वॉर झेलने वाला नहीं था और बहुत आसानी से बच जाता है। सुनहरे बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है कि वह इतनी जल्दी कैसे बच गया, और चार्ली उससे बात करने लगता है, पूछता है कि अभी सुबह है या रात। लड़का समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। चार्ली मुट्ठी बंद करता है और कहता है, अरे आज कौन सा दिन है, जल्दी जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वैसे भी तुम्हारा मुक्का बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत कमजोर था। सुनहरे बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है, क्या उसने सिर पर चोट खा ली है, क्योंकि लड़ाई के बीच में वह अजीब अजीब बातें करने लगा है। और इसी तरह सुनहरे बालों वाला लड़का उस पर एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बहुत जोरदार पलटवार का सामना करना पड़ता है, और चार्ली, हमारा हीरो, लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। हालांकि चार्ली के विचार कहीं और हैं। वह महसूस करता है कि उसका फोन उसकी जेब में है, और कहता है, बिल्कुल शुरू होने वाला है, आज ही होगा। मेरे पास ट्यूटोरियल शुरू होने तक 9 घंटे हैं। हम 31 दिसंबर 2019 को रात 8 बजे हॉन्गडे इलाके में हैं। ये एक बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका था, और वहाँ एक सुनहरे बालों वाला लड़का था जिसका नाम किम म्यूंग गॉन है, लेकिन हम उसे सुनहरे बालों वाला या लड़का कहेंगे। वह काफी नाराज है क्योंकि उसे मार पड़ी है, और वहाँ बहुत भीड़ है, जिससे वह अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पा रहा है। लेकिन अचानक उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं। अरे बेवकूफ, इधर आ, हमारे साथ बैठ, तू इतनी देर क्यों लगा रहा था? तभी उसे याद आता है कि वह क्यों देर से आया। वह सिर्फ अपने पसंदीदा पंचिंग बैग को पीटने के लिए यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन पहली बार उस लड़के ने जवाब दिया। और चार्ल्स बहुत अजीब था, क्योंकि उसने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि यह भी कहा कि अब उसे उसकी याद आ गई है, और वह एक बदमाश है जिसके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जब यूनिवर्सिटी बंद है और सब छुट्टियों पर हैं, तब भी वह सिर्फ उसे पीटने गया था। सुनहरे बालों वाला लड़का, जो अभी भी जमीन पर गिरा है, याद करता है कि चार्ल्स ने कहा था कि वह बुरा हाल होने का हकदार है, लेकिन उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वह सोचता है कि चार्ली पागल हो गया है, क्योंकि उसने एक ऐसी भाषा में बोलना शुरू किया जिसे वह समझ नहीं पाया, और कई बातें कही, लेकिन वह कुछ भी नहीं समझ सका कि चार्ली ने क्या कहा, और बदला लेने की कसम खाता है। वह कहता है कि वह चार्ली को इतनी बुरी तरह पीटेगा कि वह रेंग भी नहीं पाएगा। फिर सुनहरे बालों वाला लड़का झूठ पर झूठ बोलना शुरू करता है, कहता है कि उसने चार्ली को मारा और वह अब जरूर अस्पताल में है। उसके दोस्तों में से एक, जो दूसरों को तंग करना पसंद करता है, कहता है, धीरे चलो वरना चार्ल्स खुदकुशी कर लेगा। सुनहरे बालों वाला लड़का कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, और अगर वह लड़का खुद को मार भी ले तो किसी को उसकी कमी नहीं होगी। वे सब रात भर पीते और जश्न मनाते हैं जब तक सब पूरी तरह नशे में नहीं हो जाते। अचानक कोई घड़ी देखता है और पाता है कि 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। फिर वह वापस देखता है और महसूस करता है कि वहां बहुत लोग भी हैं, और दूर में टोपेटिन्हो का ग्रुप छुट्टी मना रहा है। जल्द ही 2020 आने वाला है, और वे तीसरे राउंड की योजना बनाते हैं। सुनहरे बालों वाला टोपेटिन्हो कहता है कि उन्हें यह अभी करना चाहिए, क्योंकि वह होश में आ रहा है और अपने मोबाइल में देखता है कि लगभग 12 बजने वाले हैं। अचानक उसके एक दोस्त को किसी के आने का एहसास होता है, और वह कहता है, अरे देखो वहां, क्या वो चार्ल्स नहीं है जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुमने उसे इतना मारा था कि वह पूरी तरह टूट गया था? और चार्ली भीड़ में बड़ा सूटकेस लेकर जाता है, और टोपेटिन्हो के सुनहरे बालों वाले दोस्तों में से एक कहता है कि चार्ल्स तो ठीक लग रहा है, जबकि उसे अभी अभी कुचला गया था। और वह दूसरों से पूछता है कि वह इतनी बड़ी सूटकेस लेकर कहां जा रहा है। यहीं से झूठ का नकाब उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जल्दी सबको पता चल जाएगा कि टोपेटिन्हो का सुनहरे बालों वाला दोस्त किसी को नहीं मारा, बल्कि उसी की पिटाई हुई थी। और यह सोचकर वह बहुत गुस्से में आ जाता है। तब वह एक कदम उठाने का फैसला करता है और नकाब उतारकर चार्ल्स पर टूट पड़ता है, क्योंकि अब वह सोचता है कि सच में उसे इतनी मार देगा कि वह मर जाएगा। और दोस्तों को भी बुलाता है ताकि चारों मिलकर उसकी पिटाई करें, लेकिन चार्ली को फर्क नहीं पड़ता। वह उनके पास से गुजरता है और चलता रहता है। टोपेटिन्हो सुनहरे बालों वाला दोस्त चार्ल्स को नाम से बुलाता है और रुकने को कहता है, और इसी पल चार्ली पीछे मुड़कर देखता है कि वह क्या चाहता है। चार्ली सीधे सुनहरे बालों वाले की आंखों में देखता है और कहता
कहता है, तो क्या चाहिए तुम्हें? तू यहाँ क्या कर रहा है बेवकूफ? और चारों ओर खड़ी भीड़ देखती है कि वहाँ झगड़ा शुरू होने वाला है, लेकिन चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी कलाई से घड़ी उतारने लगता है। वह सामने खड़े चारों को बताता है कि अब लगभग आधी रात हो चुकी है, इसलिए उन्हें ये आखिरी 3 मिनट अच्छे से बिता लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो नर्क शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ वह अपनी घड़ी जमीन पर फेंक देता है। इसी दौरान सुनहरे बालों वाला लड़का उससे लड़ने के इरादे से पास आता है, उसे गाली देता है और कहता है कि बकवास बंद कर, क्योंकि अब तक वह बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। लेकिन चार्ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना बैग खोलता है। जब उसने बैग खोला तो सुनहरे बालों वाले लड़के की तो आत्मा ही शरीर से निकल गई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बैग में ऐसा कुछ होगा। सुनहरे बालों वाले लड़के के दोस्तों ने कहा कि चार्ली पागल हो गया है, क्योंकि चार्ली के पास एक बैग था और उस बैग में बहुत सारी छुरियां, एक बड़ा चाकू, कुल्हाड़ी वगैरह थी। सुनहरे बालों वाले लड़के के सभी दोस्त डर गए और उससे बोले कि अब तुरंत चार्ली से माफी मांग ले। सुनहरे बालों वाले लड़के के सभी दोस्त उसकी जगह माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उसने चार्ली को मारकर गलत किया था, इसलिए वे चार्ली से कहते हैं कि वह इस बात को यहीं छोड़ दे। इसी दौरान चार्ली अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े रहता है। जब वह अपने कुल्हाड़ी के साथ खड़ा होता है तो सभी लोग उससे कहते हैं कि वह ऐसा न करे, क्योंकि यह सिर्फ एक बेवकूफी भरी शरारत थी और सुनहरे बालों वाला लड़का बहुत पछता रहा है। चार्ली वहां खड़ा सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा है कि यह जगह बहुत भीड़भाड़ वाली है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और इसी तरह वे लोग आने वाले के लिए तैयार हो जाते हैं और वह उस समूह की ओर सभी हथियारों वाला बैग लात मारकर फेंक देता है। और वह रुकता है और सेकंड गिनना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। घड़ी में शुरू होने में 1 सेकंड बाकी है और वह 1 सेकंड मानो कभी खत्म नहीं होता, एक अनंतता जैसा लगता है। ठीक आधी रात 1 जनवरी 2020 को सभी लोग सिर में तेज दबाव और कानों में तेज भनभनाहट महसूस करते हैं और पूरा शहर बिजली और गुलाबी निशानों से ढका था। चार्ली चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सुनहरे बालों वाले लड़के से कहता है कि तुम्हारे 3 मिनट खत्म हो गए, अब नर्क के लिए तैयार हो जाओ। वह सुनहरे बालों वाला लड़का अब भी समझ नहीं पा रहा कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी सिस्टम का संदेश आता है, इक्वलाइजर सेक्टर सक्रिय किया गया, 20,131, कुल जनसंख्या 12,014 लोग। सिस्टम सूचित करता है कि ट्यूटोरियल अब शुरू होगा और पहला ट्यूटोरियल है सर्वाइवल का। उन्हें ज़ॉम्बी की भीड़ से बचना होगा। ये पहला ट्यूटोरियल 30 मिनट तक चलेगा। फिर 30 मिनट बाद सारे ज़ॉम्बी गायब हो जाते हैं और अचानक हजारों ज़ॉम्बी उनके बीच कहीं से प्रकट हो जाते हैं। आसपास के लोग डर से सहम जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वे सच में असली ज़ॉम्बी हैं। चार्ल्स देखता है और पाता है कि वहां वाकई बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और उसे पता है कि वहां इतने ज़ॉम्बी सिर्फ ट्यूटोरियल की कठिनाई की सेटिंग की वजह से हैं, जो यह है जितनी ज्यादा उस क्षेत्र की आबादी होगी उतनी ही ज्यादा कठिनाई होगी। इसलिए वहां की कठिनाई बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उस ट्यूटोरियल का बैलेंसिंग ज़ॉम्बी को वहां मौजूद लोगों की संख्या के अनुपात में स्पॉन करता है। प्रोटोगोनिस्ट बिना देखे ही अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, क्योंकि वह यह पहले भी कर चुका है। उसे यह भी पता है कि लोग स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते, क्योंकि शहर को कई सेक्टरों में बांटा गया है और कोई भी व्यक्ति दूसरे के सेक्टर में नहीं जा सकता। इसके बाद वह अपनी इन्वेंट्री से एक पुरानी चाकू निकालता है और उसे पता है कि जल्द ही वह पूरा इलाका खून के समुद्र में बदल जाएगा। सिस्टम यह सूचित करता है कि सभी खिलाड़ी अपने गुण देख सकते हैं, बस गुणों की विंडो बोलकर। चार्ल्स सोचता है कि सिस्टम सबको कुछ न कुछ दे रहा है, लेकिन मुश्किल से ही इन चीजों को हथियार कहा जा सकता है, और एक बेचारे को ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए एक हथौड़ा मिलता है। ये तो गड़बड़ होने वाली है। हालांकि चार्ल्स के पास बैटमैन जैसी तैयारी है और वह उस बेकार चाकू को जो सिस्टम ने उसे दिया था फेंक देता है। उसे यह भी पता है कि पहले ट्यूटोरियल का विषय जीवित रहना है, इसीलिए पहले वह सिर्फ जीवित रहने पर ही बहुत खुश हो जाता था, लेकिन अब सिर्फ जीवित रहना ही काफी नहीं है। और इसी तरह वह अपने बैग से एक शीशी निकालता है और बड़ी कुशलता से उसे खोलता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वह उस शीशी का सारा पदार्थ अपनी बहुत तेज धार वाली चाकू पर डालता है जो वह साथ लाया था, और अपनी बेहद धारदार चाकू को, जिस पर वह सब कुछ डाल चुका है, देखकर सोचता है कि अब वह कत्लेआम शुरू करने के लिए तैयार है। इस तरह वह बेहद तेजी से एक ज़ॉम्बी की ओर बढ़ता है और ज़ॉम्बी को पलक झपकने तक का भी मौका नहीं मिलता, और ट्रामोंटिना चाकू बहुत सफाई से गुजरती है, जिससे ज़ॉम्बी का सिर एक ही वार में धड़ से अलग हो जाता है। इसी तरह सिस्टम सूचित करता है कि वह उस इलाके में ज़ॉम्बी को मारने वाला पहला व्यक्ति है और उसे इनाम के तौर पर 100 अंक देता है। ज़ॉम्बी को मारते ही उसे बहुत अनुभव अंक मिलते हैं और वह तुरंत अगले स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे ही उसका स्तर बढ़ता है उसे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वह देखता है कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है और प्रोटोगोनिस्ट अपने संहार को नहीं रोकता। वह सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बियों को काटना शुरू कर देता है और उसका स्तर लगातार बढ़ता जाता है और वह एक भी वार बेकार नहीं जाने देता। उसके सभी वार बेहद घातक होते हैं और हर तरफ सिर उड़ते हुए नजर आते हैं। दूर से लोग चार्ल्स को सभी ज़ॉम्बियों का संहार करते हुए देख रहे हैं और सोचते हैं कि क्या ये ज़ॉम्बी कमजोर है। फिर वे हिम्मत जुटाते हैं, क्योंकि वह दृश्य असंभव सा लगता है, और इसी तरह वे भी सभी ज़ॉम्बियों का संहार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा किरदार बहुत उत्साहित होकर पूरी ताकत से ज़ॉम्बियों की ओर कूदता है और अपने सामने खड़े पहले ज़ॉम्बी पर पूरी ताकत से एक सटीक कुल्हाड़ी का वार करता है, लेकिन उसकी सारी ताकत बेकार चली गई, क्योंकि ज़ॉम्बी की खाल बहुत मोटी थी और उसने बड़ी आसानी से उस कुल्हाड़ी के वार को झेल लिया। एक्स्ट्रा किरदार सोच में पड़ जाता है कि उसकी कुल्हाड़ी उस ज़ॉम्बी को क्यों नहीं भेद पाई, जबकि यह बहुत आसान लग रहा था। वहीं बगल में प्रोटोगोनिस्ट सभी ज़ॉम्बियों को बहुत आसानी से मार रहा था। प्रोटोगोनिस्ट ने जोरदार चीख सुनी और देखने मुड़ा कि क्या हो रहा है। वहां श्रीमान ज़ॉम्बी थे। मैं झूम करता हूं ताकि आप लोग देख सकें। श्रीमान ज़ॉम्बी उस आदमी की गर्दन पर जोरदार काट रहे थे। केचप जैसा कुछ उड़ रहा था। मुझे लगता है कि वो अब गया। प्रोटोगोनिस्ट यह सब देखकर सोचने लगता है कि आम ताकत से उस ज़ॉम्बी को काटना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी खाल बहुत मोटी है।
चार्ली समझाता है कि जॉम्बी धीमे और कमजोर होते हैं, लेकिन वे बहुत सख्त भी होते हैं। और इसके अलावा एक बात और है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। एक अकेला जॉम्बी कमजोर होता है, लेकिन उनका झुंड बेहद खतरनाक होता है। और प्रोटोगोनिस्ट जानता है कि कुछ लोग जरूर बच पाएंगे और आखिरकार टॉवर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। और इसी दौरान चार्ली एक और जॉम्बी का सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यह असरदार नहीं रहा। तब वह काफी नाराज हो जाता है और जॉम्बी को प्यार से एक हल्की सी लात मारता है, जिससे वह जॉम्बी दूर जाकर गिर जाता है। चार्ली समझता है कि असर अब खत्म हो चुका है, इसलिए वह फिर से अपना बैग खोलता है, क्योंकि उसे पता है कि जॉम्बी को मारना आसान नहीं है, लेकिन उनकी एक कमजोरी है। वह पहले जैसे ही एक और शीशी निकालता है, उसे ऊपर फेंकता है और अपनी चाकू से बीच में से काट देता है। वह फिर से उसी पदार्थ को अपने ऊपर लगाता है और उसे पहली बार किए गए ट्यूटोरियल की याद आती है, जब उसने एक व्यक्ति से मुलाकात की थी और उस व्यक्ति में कोई भी प्रतिभा नहीं थी, वह बहुत कमजोर था। हालांकि उस व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि जॉम्बी उस चीज के लिए कमजोर थे जो वह आदमी टॉवर में आने से पहले करता था। वह आदमी कहता है कि वह एक नमक की फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसके पास नमक था और उसकी हैरानी के लिए जॉम्बी नमक के लिए कमजोर थे। तो बस चाकू पर नमक लगाओ या जॉम्बी पर नमक छिड़क दो, वे अपने आप मर जाएंगे। लेकिन प्रिय, क्या इन जॉम्बियों को हाई ब्लड प्रेशर है? नीचे कमेंट्स में लिखो कि क्या तुम्हें लगता है कि जॉम्बी को हाई ब्लड प्रेशर है, इसलिए वे नमक के लिए कमजोर हैं। इसके बाद चार्ली एक असंभव उपलब्धि हासिल करता है। उसने ट्यूटोरियल में 10 मिनट से भी कम समय में 100 जॉम्बियों को हरा दिया और इस तरह प्रोटोगोनिस्ट को 3 बिना बांटे गए एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। यानी उसके पास 3 अतिरिक्त एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, जिन्हें वह अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकता है और सिस्टम भी मदद करता है और हमें यही बात समझाता है। प्रोटा उस नरसंहार के बीच में खड़ा होकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ट्यूटोरियल में ही बिना बांटे गए पॉइंट्स मिल सकते हैं और वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करे या नहीं। लेकिन उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वह इन्हें बचाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे ये पॉइंट्स सिर्फ जॉम्बी मारने के लिए नहीं चाहिए। ट्यूटोरियल के पहले चरण के खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं, इसलिए प्रोटा को एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां ज्यादातर जॉम्बी मौजूद हों। वह दूसरी ओर देखता है और कई जॉम्बियों की गुर्राहटें सुनता है। सैकड़ों जॉम्बी एक ही जगह पर हैं, तो वह वहां चला जाता है और उसी जगह पर टूपे टिनोरिन एक अकेले जॉम्बी से बहादुरी से लड़ रहा है। और वह जॉम्बी, जिसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, उसके चेहरे में ब्लेड धंसी होने के बावजूद लगातार टूपे टिनोरिन पर हमला करता रहता है। वह खुद से सवाल करता रहता है, क्योंकि उसे उन जॉम्बियों को मारने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन जब उसने चार्ल्स को देखा तो वह उन जॉम्बियों को बहुत आसानी से सिर्फ एक ही बार में मार रहा था और वे खुद एक को मारने में ही परेशान है। टूपे टिनोरिन सोचता है कि चार्ल्स का राज उसकी हथियार में है और कहता है कि अगर उसके पास चार्ल्स की हथियार होती तो वह निश्चित ही दर्जनों जॉम्बियों को मार चुका होता। जो जॉम्बी टूपे टिनोरिन से लड़ रहा था वह बिगड़ने लगता है और भी तेज चीख निकालता है और टूपे टिनोरिन जॉम्बी को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह बहुत दूर जा गिरता है। टूपे टिनोरिन के दोस्त उसके पास आ जाते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, सामान्य से भी ज्यादा गड़बड़, क्योंकि वे जॉम्बियों से घिरे हुए हैं और उन सभी के बालों की कटिंग एक जैसी लगती है। और कुइका के बालों को यह भी महसूस होता है कि भले ही वे जॉम्बियों को मार रहे हैं, उनकी संख्या बस बढ़ती ही जा रही है। टूपे टिनोरिन अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उन्हें पता है चार्ली कहाँ गया है, और उसे पता है कि वे तभी बच सकते हैं अगर वे चार्ली के पास रहें, क्योंकि वह बहुत आसानी से सभी जॉम्बियों को मार रहा है। टूपे टिनोरिन पीछे मुड़कर देखता है कि जॉम्बियों की भीड़ और भी ज्यादा पास आ रही है और वह बस यही सोचता रहता है कि चार्ली कहाँ है। वह सोचता ही रह गया और इतने में जॉम्बी उस पर टूट पड़े। उसे मुश्किल से ही प्रतिक्रिया करने का समय मिला और उसने आखिरी सेकंड में जॉम्बी पर वार कर दिया, लेकिन जॉम्बी की त्वचा बहुत मजबूत है। आखिरकार टूपे टिनोरिन का इस्तेमाल किया गया हथियार टूट जाता है। अब उसे पता है कि हालात बिगड़ने वाले हैं। वह सोचता है कि शायद यही उसका अंत है। जब सारे जॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। लेकिन जॉम्बी के साथ कुछ अजीब होता है। जॉम्बी पिघलने लगता है। अचानक वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके चारों ओर जॉम्बी पिघल रहे हैं और उसके दोस्तों में से एक कहता है कि उनके ऊपर आसमान से कुछ गिर रहा है, इसी वजह से वे पिघल रहे हैं। वे ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हर जॉम्बी के ऊपर बहुत बारीक सफेद धूल गिर रही है। टूपे टिनोरिन हाथ बढ़ाता है और उस सफेद पदार्थ को अपनी हथेली में इकट्ठा करता है, उसे मुंह में डालकर छकता है और समझ जाता है कि वह चीज नमकीन है। वह सोचता है कि क्या यह नमक है, क्योंकि वह बिल्कुल नमक जैसी लगती है। और हम प्रोटा को इमारतों की ऊंचाई पर देखते हैं, जो एक तरफ से दूसरी तरफ कूद रहा है और नीचे मौजूद सभी जॉम्बियों पर नमक फेंक रहा है। अब प्रोटा का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि नीचे के सभी जॉम्बी अपने आप मर रहे हैं, नमक से पिघल रहे हैं। उसे लगता है कि इतना सारा नमक लाना वाकई में फायदेमंद रहा, क्योंकि उसका स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिरी नमक का टुकड़ा गिराने के बाद वह जोर से दूसरे इमारत पर उतरता है और ठीक उसी समय पहला ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है और बचे हुए लोगों की संख्या 4007 है। पहले उस जगह पर 12014 लोग थे, अब सिर्फ 4007 ही बचे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए और सिस्टम दुश्मनों को मारने की संख्या के अनुसार अंक बांटना शुरू करता है और प्रोटा को मिलते हैं शानदार 1427 अंक, और इसके अलावा उसे अतिरिक्त गुणांक भी मिलते हैं, एक ताकत का, 2 जीवन शक्ति के और एक और बिना बांटा गया अंक। और क्योंकि वह उस जगह का MVP है, उसे और 500 अंक मिलते हैं और इनाम यहीं खत्म नहीं होता। सिस्टम सूचित करता है कि उसने कुछ असंभव हासिल किया है और उसे और 1000 अंक देता है। और प्रोटा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने कई स्टेटस पैनल्स आ गए हैं और उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे अंक मिल सकते हैं।
वह सोचता है कि इस बार उसे 3000 से ज्यादा अंक मिले हैं और उसे पहली बार ट्यूटोरियल करने की याद आती है। पहले चरण में उसने केवल 10 अंक ही हासिल किए थे और इस तरह वह पहली बार की तुलना में 300 गुना से भी ज्यादा अंक हासिल कर लेता है। चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहले ट्यूटोरियल के लिए 3000 अंक बहुत बड़ी बात है। सिस्टम को किसी की परवाह नहीं है और वह तुरंत घोषणा कर देता है कि दूसरा ट्यूटोरियल कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है, जिससे किसी को भी आराम करने का समय नहीं मिलता। प्रोटा यह याद करने की कोशिश करता है कि अगला ट्यूटोरियल कौन सा होगा, तभी अचानक सबके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, नमस्ते सभी को, सब ठीक है। और प्रोटा उस आवाज को अपने दिमाग में सुनकर काफी हैरान रह जाता है। सभी खिलाड़ी भी हैरान रह गए क्योंकि कोई उनकी सोच के अंदर बात कर रहा है और वह व्यक्ति उन्हें जीवित रहने के लिए बधाई दे रहा है। हालांकि वह बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत से लोग बच गए हैं और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने बहुत खराब काम किया है। खिलाड़ी आपस में पूछने लगते हैं कि उनसे कौन बात कर रहा है और कुछ एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वे भी वही सुन रहे हैं। आवाज कहती है कि उसके पास उन सभी के लिए एक घोषणा है और वह खुद को समझाते हुए कहता है कि उसे यह घोषणा केवल दूसरे ट्यूटोरियल के बाद ही करनी चाहिए थी। चार्ली समझ जाता है कि बोलने वाला कोई चमचा है और वह चमचा कहता है कि उनमें से एक व्यक्ति ने बहुत जल्दी स्तर बढ़ा लिया है और बहुत सारे अंक कमा लिए हैं, इसलिए उसे यह घोषणा करनी ही होगी। वह सिखाएगा कि लोग अपने अंकों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सहायक पात्र घबरा जाते हैं क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि वे घर जाने वाले हैं। हालांकि चमचा यह जानकारी देता है कि आगे भी और ट्यूटोरियल्स होंगे। इसके बाद आवाज बताती है कि अंक खर्च करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है दुकान में, जहां सबसे विविध वस्तुएं उपलब्ध हैं, और दूसरा तरीका है खिलाड़ियों के बीच अंकों का आदान प्रदान। वह बताता है कि खिलाड़ी आपस में अंक बदलने के लिए बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिला दें और इस तरह अंक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। चार्ली यह सोचता है और उसे यह बात अच्छी तरह पता है क्योंकि केवल अंकों के दम पर कोई भी भगवान बन सकता है। और उसे यह भी पता है कि उस दुनिया में दुकान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसमें वह है, क्योंकि अब से आगे अंक और स्तरों के लिए लड़ाई होगी, इसलिए सब कुछ और भी कठिन हो जाएगा। इसके बाद वह शरारती नौकर पूछता है कि क्या लोगों को वह आराम पसंद आया जो उसने उन्हें दिया था। तो चलिए दूसरा ट्यूटोरियल जारी रखते हैं और उस इलाके के बीच में एक पीला घेरा दिखाई देता है। सिस्टम हमें सूचित करता है कि हर सेक्टर के बीच में एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। इसके बाद सिस्टम लोगों से सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहता है और यह भी सूचित करता है कि हर 3 घंटे में प्रत्येक जीवित व्यक्ति को 100 अंक मिलेंगे। सिस्टम अपना रंग बदलता है और सूचित करता है कि अब दूसरा ट्यूटोरियल शुरू होगा। और सुरक्षित क्षेत्र बहुत सुंदर हो गया, जिसमें 2 घेरे एक दूसरे के अंदर थे और जो लोग सुरक्षित क्षेत्र के बाहर थे वे वहां चले गए क्योंकि अपने दुश्मनों को पहचानना आसान था। वह बहुत चमक रही थी। काबेचादे कुइका अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अरे भाई चलो, हाँ चलेंगे, सुरक्षित क्षेत्र में चलते हैं। और टोपेटिन्हो लॉयरो पूरी तरह से घबराया हुआ है। वह खुद से पूछता रहता है कि यह कैसा नरक है, क्या हो रहा है। काबेचादे कुइका को अपने दोस्त गांचो की याद आती है। वह टोपेटिन्हो से पूछता है उसने उसे देखा। टोपेटिन्हो कहता है, पता नहीं यार, लगता है वह मर गया। तो अब क्वार्टेटो फैंटास्टिको त्रियो माराविल्ला बन गया है। टोपेटिन्हो लॉयरो इधर उधर देखता है। काबेचादे कुइका पूछता है, क्या देख रहे हो? वह कहता है, कुछ नहीं, इधर उधर देख रहा हूँ। तीसरा दोस्त कहता है कि वह चार्ल्स को नहीं देख पा रहा, क्या वह मर गया? काबेचादे कुइका कहता है कि चार्ल्स एक पिंजरे में बंद जानवर से लड़ रहा था, लगता है यही उसका बुलावा था। टोपेटिन्हो लॉयरिन्हो, जो इधर उधर देख रहा था, ने चार्ल्स को देखा और उसकी ओर दौड़ा। वह सबको हटने को कहता है और चार्ल्स के पास जाता है। काबेचादे कुइका यह देखकर कहता है, अरे पागल, कहाँ जा रहा है? सुरक्षित क्षेत्र तो इस तरफ है। लेकिन टोपेटिन्हो लॉयरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पुराने पंचिंग बैग से बात करना चाहता है। वह उसे पकड़ता है, चार्ली के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अरे पागल, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, वापस उधर चल। सुरक्षित क्षेत्र तो उस तरफ है, भूल गया क्या? वह चार्ली को सुरक्षित क्षेत्र में साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि वह उसका सीनियर है और उसकी रक्षा करेगा। वह जानता है अगर वह चार्ली के पास रहेगा उसके बचने की संभावना ज्यादा होगी। चार्ली टोपेटिन्हो को देखता है और कहता है, देख, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहीं और जाना है, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ पैदा नहीं हुआ और मुझे तू पसंद नहीं है। और उसी समय वह टोपेटिन्हो लॉयरो का हाथ अपने कंधे से हटा देता है। चार्ली टोपेटिन्हो को एक सलाह देता है और कहता है, देख, अगर तुझे बचना है तो इसके लिए दूसरों पर निर्भर मत रह, अपनी ताकत पर निर्भर रह। अब अच्छा लड़का बन और अपनी पूंछ दबाकर सुरक्षित क्षेत्र में वापस चला जा। चार्ली उसकी तरफ देखता है और कहता है, अपनी औकात जान ले, बेकार आदमी। टोपेटिन्हो लॉयरो को झटका लगता है। वह कहता है, क्या तू फल का बेटा है? इसी बीच चार्ल्स दूर चला जाता है और जल्दी वहां जाता है जहां उसे जाना है। टोपेटिन्हो लॉयरो गुस्से में भर जाता है और मन ही मन चार्ली को गालियां देता है। इसके बाद टोपेटिन्हो लॉयरो आज्ञाकारी तरीके से सुरक्षित क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन उसका तीसरा दोस्त इतना भाग्यशाली नहीं होता और सीधे सुरक्षित क्षेत्र की फोर्स फील्ड से टकरा जाता है। वह दूर से चिल्लाता है, अरे ये ब्लॉक है, सुनहरे बालों वाली क्विफ, ये अवरुद्ध है, मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। टोपेटिन्हो लॉयरो पीछे मुड़कर देखता है और नोटिस करता है कि सुरक्षित क्षेत्र के ऊपर उसकी क्षमता दिख रही है, जो अपनी अधिकतम सीमा पर है, 2038 में से 2038। अब कोई और अंदर नहीं आ सकता जब तक कोई बाहर ना जाए। वह देखता है कि सुरक्षित क्षेत्र की क्षमता जीवित बचे लोगों की संख्या के आधे के बराबर है, लेकिन लेखक विभाजन के मामले में अच्छा नहीं है क्योंकि जीवित बचे लोगों की संख्या 4007 थी और 4007 को 2 से भाग देने पर 2038 नहीं आता। उसी समय एक बौना जो सुरक्षित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था, किसी प्राणी द्वारा जो जमीन से निकला था, जमीन के अंदर खींच लिया जाता है और टोपेटिन्हो उसे देखता रहता है और कहता है, वो क्या चीज है वहां? जमीन से कई नर केंचुए निकल आए और सबको खाने लगे।
ये केंचुओं का एक उत्सव बन गया। थोड़ी दूर एक और जगह एक तलवार बहुत जोर से एक नर केंचुए में घुस रही थी। हम देखते हैं कि वह चार्ली है। वह अपना पहला केंचुआ काट रहा है। वह सुनने लगता है और मदद की पुकार और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जो पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है। चार्ली को एहसास होता है कि यह पहले ही शुरू हो चुका है। दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है और सिस्टम उसे बधाई देता है क्योंकि वह उस क्षेत्र में केंचुआ मारने वाला पहला था। उसे 300 अंक और 2 अतिरिक्त अंक यादृच्छिक रूप से मिलते हैं और धीरे धीरे वह हैक चालू करना शुरू करता है क्योंकि उसकी ताकत और फुर्ती में एक एक अंक और बढ़ जाता है। और चार्ली इस कथावाचक के अनुरोध पर यह सिखाना शुरू करता है कि केंचुओं का पता कैसे लगाएं। वह कहता है कि पहले आंखें बंद करें और बाकी इंद्रियों को केंद्रित करें ताकि केंचुए को महसूस कर सकें। अरे ये 2 अर्थों वाली बात है। अगर आप ऐसा करें तो आप जमीन में कंपन और आवाजें महसूस कर सकते हैं। उन्हें ढूंढना संभव है। चार्ली ध्यान केंद्रित करता है और जमीन में कंपन महसूस करता है। उसे पता चलता है कि नीचे से कुछ आ रहा है। जब कंपन तेज हो जाती है उसे पता चलता है कि केंचुआ आ रहा है। वह ऊपर छलांग लगाता है और पूरी ताकत से केंचुए के सिर पर गिरता है जिससे वह कुचल जाता है। फिर वही तरीका, तलवार निकालता है, एक तरफ काटता है, दूसरी तरफ काटता है और केंचुआ 2 हिस्सों में बंट जाता है। इस तरह दूसरी केंचुआ भी सफलतापूर्वक मार दी जाती है। और एक बार फिर सिस्टम चार्ली को सूचित करता है कि उसका स्तर बढ़ गया है और उसे ताकत, फुर्ती, धारणा मिलती है। वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसने सिर्फ 2 को मारकर ही स्तर बढ़ा लिया। तो फार्मिंग अच्छी होने वाली है। केंचुए अब आना बंद हो गए हैं और चार्ली मेट्रो के अंदर और नीचे उतरता रहता है और सोचता है कि अगर यही रफ्तार रही तो वह बहुत सारे गुणांक बिंदु इकट्ठा कर लेगा। अचानक वह मेट्रो के पहले स्तर पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता है कि केंचुए जमीन के नीचे रहते हैं और जमीन के नीचे वे कई गुफाएं बनाते हैं और कहीं ना कहीं अपना घोंसला बनाते हैं। तो अब वह उस घोंसले को ढूंढने जाएगा। चार्ली समझाता है मेट्रो जमीन के नीचे है, ये केंचुए का शिकार करने के लिए सही जगह है और सामने देखते हुए दर्जनों नर केंचुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी सिस्टम सूचित करता है कि प्रोटो ने गुप्त काल कोठरी खोज ली है। चूंकि ऐसा है, प्रोटो को मुफ्त में 100 अंक दे देते हैं। चार्ली को ज्यादा दूर नहीं चला और उसने केंचुओं का घोंसला ढूंढ लिया। बदसूरत जगह, यहाँ सिर्फ नर केंचुए हैं, मादा नहीं। चार्ली उत्साहित होता है, हथियार घुमाता है और कहता है अब जब मैंने घोंसला ढूंढ लिया, इन्हें शिकार करना आसान होगा। चलो घोंसले का खात्मा करते हैं। फिर प्रोटो बहुत स्टाइलिश पोज में एक लक्ष्य तय करता है, लेवल 20 तक पहुंचना। यही उसका पहला लक्ष्य है। नर केंचुआ चिल्लाने लगता है लेकिन यह दर्द की चीख है क्योंकि प्रोटा चुप नहीं बैठा। वह उन सब पर टूट पड़ता है और अपनी छुरी से सबको काट डालता है और यह हरे रस का त्योहार बन जाता है। जहां भी वह जाता है हरा रस हर जगह से फूट पड़ता है। चार्ल्स बहुत ही निपुणता से पूरी सेना के केंचुओं को काटता है। तभी अचानक एक गोलाकार चीज केंचुए के अंदर से बाहर निकलती है। यह चीज प्रोटा का ध्यान आकर्षित करती है। वह समझता है कि यह उसके लिए जानी पहचानी है और सोचता है कि वह भाग्यशाली है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दूसरे ट्यूटोरियल में वह यह गोला हासिल कर सकता है। अब उसके पास खुद को झोंकने का कारण है। हाथ में लेकर पुष्टि करते हुए उसे एहसास होता है कि यह चीज उसकी कल्पना से भी ज्यादा दिलचस्प है। अब केंचुए और भी ज्यादा आकर्षित हो गए। चलो मारते हैं और चीर फाड़ करते हैं। चेयर उस गोले को हाथ में लेकर सभी केंचुओं की तरफ देखता है और कहता है देखो माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हें चीरने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। इसी दौरान ऊपर नर केंचुए सब कुछ खा रहे हैं। सुरक्षित क्षेत्र में लोग यह देख रहे हैं और उन्हें यह बहुत भयानक लग रहा है। और इस तरह पहली 3 घंटे बीत गईं। सभी को 100 अंक मिले और खिड़की से वानेंसी हर जगह। और लोग सोच रहे हैं कि 100 अंक बहुत हैं या नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि यही अंक इस ट्यूटोरियल की मुद्रा है। लेकिन सिस्टम चालाक है और वह कहता है अरे जो लोग लाल क्षेत्र में हैं वह अब निष्क्रिय कर दी जाएगी, ठीक है। और इस तरह जो सुरक्षित क्षेत्र है जिसे रंगों में बांटा गया है वह कम होने लगता है। 2038 लोगों से घटकर 1500 रह जाते हैं और सिस्टम समझाता है कि अगर अधिकतम क्षमता पार हो गई तो लोगों को सुरक्षित क्षेत्र से यादृच्छिक रूप से बाहर निकाल दिया जाएगा। कई लोगों को सुरक्षित क्षेत्र से बाहर फेंका जाने लगता है और लोगों को किसी भी तरह से बाहर फेंका जा रहा था और इसी तरह कीड़े अपनी दावत मना रहे थे। यहाँ लिखा नाम बम से निकला था तो कीड़े ने मौका देखकर उसे खा लिया। सभी जिन्हें बाहर फेंका गया था वे सुरक्षित क्षेत्र में लौटने की कोशिश करते हैं और एक बदमाश जिसे बाहर फेंका गया था वह एक एक्स्ट्रा को खुद से दूर धक्का देता है और कहता है अरे मेरी राह से हट, जब सामान कम हो तो पहले मेरा हिस्सा, मैं वापस सुरक्षित क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। सभी लोग बेतहाशा सुरक्षित क्षेत्र में लौटने की कोशिश करते हैं। सुनहरे बालों वाला टोपेटिन्हो साहसपूर्वक सुरक्षित क्षेत्र में है। वह सभी को चुप रहने और मुंह बंद रखने का आदेश देता है और सभी पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं और टोपेटिन्हो लॉयरो की ओर देखने लगते हैं और वह कहता है कि अब से उन्हें तय करना होगा कि किसे मारना है ताकि वे जीवित रह सकें। टोपेटिन्हो सोचता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भी यादृच्छिक रूप से बाहर फेंका जा सकता है। वह कहता है कि जीवित रहने के लिए किसी को मारना ही होगा। फिर वह बचाव के बूढ़े को देखता है और कहता है ये बूढ़ा है जिसे मैं मारूंगा। बूढ़े को कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहता है कि वह अभी उसका काम तमाम करना चाहता है। बाकी लोग टोपेटिन्हो से डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह पागल हो गया है और वह डरपोक होने के कारण सोचता है कि उस बूढ़े को मारना आसान होगा क्योंकि उसमें ताकत नहीं बची। इस तरह कुल्हाड़ी बेरोकटोक चलती है और प्रोटा मैंने तुम्हें मूर्ख बना दिया। प्रोटा एक नर केंचुए को मारता है और उसमें इतना बड़ा मुंह खोलता है कि वह केंचुए की नाभि तक चला जाता है। चार्ली महसूस करता है कि वह हर बार फुर्तीला होता है और हर केंचुआ मारने के बाद वह ताकतवर होता है और इस तरह एक साथ 2 केंचुओं को काटना और मारना उसके लिए बच्चों का खेल बन गया। थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह फिर से एक स्तर ऊपर चला गया। वहां जमीन पर कई केंचुए मरे पड़े हैं और कुछ गोल पत्थर भी हैं जैसे वह ढूंढ रहा था। सिस्टम सूचित करता है कि उसने फुर्ती, जीवन शक्ति और धारणा बढ़ा ली है। इन सभी में एक एक अंक जुड़ गया है। आखिरकार चार्ली मॉडल स्तर 20 तक पहुंचता है। वह एक नया गुण अनलॉक करता है, आर्केन शक्ति। वह सोचता है कि उसने यह कर दिखाया क्योंकि लगभग 3 घंटे में उसने इतने केंचुए मार दिए कि वह थककर चूर हो गया, लेकिन स्तर 20 तक पहुंचने में सफल रहा। हर बार जब वह स्तर बढ़ाता है वह अपने शरीर को और हल्का महसूस करता है। अब मोस सारा के पास 5 अनवितरित गुणांक बिंदु हैं।
उसे लगता है यह इतना बुरा नहीं था कि उसे अनवितरित बिंदुओं को वितरित करने के लिए इतना इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अब वह सारे बिंदु आर्केन शक्ति में लगाने वाला है। जैसे ही वह बिंदुओं का चयन कर उन्हें वितरित करता है, वे अनवितरित बिंदु सीधे आर्केन शक्ति में चले जाते हैं और इम्पोर्टा अपने शरीर में शक्ति की तीव्र वृद्धि महसूस करता है, क्योंकि वह जानता है आर्केन शक्ति के 5 अंक बहुत मायने रखते हैं। वह कहता है आर्केन शक्ति उसका मुख्य गुणांक है और भविष्य में मिलने वाली सभी शक्तियों की नींव है, इसलिए यह उसके पास सबसे महत्वपूर्ण गुणांक है। अब प्रोटो के पास 18 आर्केन शक्ति है। चार्ल्स समझाते हैं कि जिन सभी लोगों से वह मिले जो खुद को टॉवर द्वारा आशीर्वादित बताते थे, वे अधिकतम 12 आर्केन शक्ति के साथ शुरू हुए थे और वह 18 अंकों के साथ शुरू कर रहा है। पहला लक्ष्य पूरा करने के बाद चार्ली अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मेट्रो के गलियारे में चलते हुए उसे एक अजीब उपस्थिति महसूस होती है। इधर उधर देखकर वह समझ जाता है कि कोई उसे देख रहा है और कहता है, अरे तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। और जो प्राणी उसे देख रहा था वह चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। कुछ सेकंड बाद जो प्राणी उसे देख रहा था बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? चार्ल्स कहता है उसे पता है, वह थोड़ा आकर्षक है। फिर वह उस प्राणी से जो छेद के अंदर से देख रहा है कहता है, बाहर आ जाओ, क्योंकि छेद में रहकर दूर से देखना बहुत बोरिंग होगा। और वह प्राणी कहता है कि यह सच है। प्राणी छेद से बाहर आता है और कहता है, शुक्रिया, छेद से तुम्हें देखना बोरिंग था, तुम्हारी वजह से मेरा ये काम जो बोरिंग है मजेदार हो गया। मुझे तुम्हें इन जीवों को मारते देखना बहुत अच्छा लगा। वह प्राणी एक छोटा जोकर खून से सना खुद को प्रशासक का नौकर बताता है और वह नौकर हैरान होता है, क्योंकि वह पहले ही स्तर 20 तक पहुंच चुका है। ये वाकई हैरान करने वाला है। चार्ली मोर्टल कहता है, यार मुझे बस थोड़ी सी किस्मत मिल गई थी। और पिग्मी जोकर हैरान होकर कहता है, किस्मत? ये किस्मत बिल्कुल नहीं थी, मैंने देखा कि तुमने क्या किया, तुम डरावने हो। इसके बाद पिग्मी जोकर पूछता है कि खिलाड़ी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया, और चार्ल्स कहता है, मुझे दुकान चाहिए, मैं दुकान देखना चाहता हूँ। और डोकायो पूछता है कि क्या वह कोई सामान खरीदना चाहता है, और चार्ल्स कहता है कि नहीं। वह कहता है कि वह कुछ क्षमताएं खरीदना चाहता है, और पिग्मी जोकर उस खिलाड़ी को लेकर काफी हैरान हो जाता है। बिना ज्यादा देर किए नौकर उसके लिए दुकान खोलता है और कहता है कि वह दूसरा ट्यूटोरियल में क्षमताएं खरीदने वाला पहला व्यक्ति है। चार्ल्स दुकान देखना शुरू करता है और देखता है कि वहां इतनी चीजें हैं कि उसे अपनी मनचाही चीज ढूंढने में समय लगेगा, क्योंकि दुकान में विंडो नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद उसे वह मिल जाता है जो वह ढूंढ रहा था। चार्ल्स मोल भाव करना पसंद करता है और पिग्मी से कहता है, अरे क्या ये सारी क्षमताएं ही तुम्हारे पास हैं? इससे बेहतर कुछ नहीं है क्या? और पिग्मी कहता है कि ट्यूटोरियल में वह बस यही सब खरीद सकता है। फिर पिग्मी संवाद का खेल शुरू करता है और पूछता है कि क्या वह कुछ खास ढूंढ रहा है। चार्ल्स चालाक इस जाल में नहीं फंसता और कहता है, नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। चार्ल्स जानता है कि अगर वह सवाल पूछेगा वह अपने ऊपर अनावश्यक ध्यान आकर्षित करेगा। वह बंदर की आंखों की ओर देखता है और कहता है, मैं ये खरीदूंगा, ठीक है, मुझे चाहिए। पिग्मी हैरान होकर कहता है, बंदर की आंखें? ये खास क्षमता नहीं, तुम इसे खरीदोगे? चार्ल्स बात नहीं करता, तुरंत खरीदने का बटन दबाता और बंदर की आंखें लेता। कहता है उसने वो आंखें सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि नाम अच्छा लगा। और जोकर चार्ल्स की उन बेकार बातों में फंस गया और प्रोटो के पास अभी काफी पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसके पास 1500 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। वह 1500 पॉइंट्स में एक बेसिक आर्केन तलवार खरीदता है, जिससे प्रोटो के पास सिर्फ 27 पॉइंट्स बचते हैं। पिग्मी जब देखता है कि उसने आर्केन तलवार चुनी है तो कहता है कि उसने बहुत बढ़िया चुनाव किया है, क्योंकि वह तलवार शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छी है। चार्ल्स कालकोठरी के अंदर की ओर बढ़ता है। इसी दौरान जोकर कहता है, तो मैं चला, ठीक है, आशा करता हूं कि तुम अपना समय अच्छे से बिताओ, मैं जा रहा हूं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, फिर मिलेंगे, अलविदा। चार्ली समझ जाता है कि जब पिग्मी ने कहा कि उसे उससे बहुत उम्मीदें हैं तो इसका मतलब है कि वह उसे करीब से देखेगा। उसे पता है कि वह विशेष प्रशासनिक निगरानी में है। चार्ल्स को डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। वे उसे जितना चाहे निगरानी कर सकते हैं, लेकिन सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। चार्ल्स यही परेशान करता वह समय में लौट आया। वह सोचता रहता है कि क्या प्रशासक यह पता लगा पाएंगे। चार्ल्स बताता है कि समय में वापस जाने के लिए घड़ी का जो तंत्र है वह देवता क्रोनोस, मिमिर और ऑडिन द्वारा बनाया गया था, और इस वस्तु के पीछे मुख्य व्यक्ति क्रोनोस थे, जिनका अस्तित्व दंड स्वरूप मिटा दिया गया। और इसी तरह चार्ल्स जानता है कि शायद प्रशासक भी उसके लौटने के बारे में पता नहीं लगा सकता। सिस्टम हमें बंदर की आंखों के बारे में जानकारी देता है। इसका प्रभाव देखने की क्षमता बढ़ाना और पांचों इंद्रियों को मजबूत करना है, और इसकी श्रेणी F है, जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। चार्ल्स सोचता है कि भले ही लोग यह पता लगा लें कि वह लौट आया है, उसका उद्देश्य नहीं बदलेगा, वह बढ़ेगा ताकि बाहरी देवताओं को नष्ट कर सके। इन आंखों को पाकर चार्ल्स आखिरकार अपने लक्ष्यों में से एक को हासिल कर लेता है, जो कि उस आदमी की आंखें हैं। लेकिन वह जानता है कि इन आंखों को उपयोगी बनाने के लिए उसे इन्हें जल्दी से अपग्रेड करना होगा, इसलिए वह उस जगह पर कोई बड़ी चीज हासिल करने वाला है। उस बड़ी चीज वाली जगह का जिक्र किए बिना ठीक पास में कई केंचुए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। वे शराब पी रहे हैं और दांतों में खाना फंसाए बातें कर रहे हैं। केंचुए